नमस्कार, जय हिंद। इग्नू के सभी विद्यार्थियों का मैं इग्नू के अध्ययन के अंदर 2281 निर्माण कैंपस सुनाम में स्वागत करता हूं। एक बार फिर से, जैसा कि आप सबको पता है कि इग्नू अध्ययन के अंदर 2281 सुनाम द्वारा विभिन्न जो विषयों के हैं काउंसलिंग सेशन है वह शुरू हो चुके हैं। इसके फर्स्ट फेज़ में जो हमने काउंसलिंग सेशन शुरू किए हैं वो सुबह 11 बजे से शुरू होकर शाम के 5 बजे तक चलते हैं। तो जो ANC का सेशन है वह सुबह 11 बजे होता है और उसके बाद 2 बजे EHI 4 का है और 3 बजे जो लेक्चर है, जो काउंसलिंग सेशन है वह EPS 3 का है। और साइंस में जो BAG के विद्यार्थी हैं उनके लिए BPSC 133 का जो पॉलिटिकल साइंस का एक अन्य सेशन है कंपैरेटिव गवर्नमेंट्स का, वो सेशन आयोजित होता है। तो आरंभिक फेज में फुल डे के लिए जो हैं 4 सेशन हम लोगों ने शुरू किए हैं और उसके पश्चात इसका जो काउंसलिंग शेड्यूल है वो रीजनल सेंटर खन्ना को भी भेज दिया गया है। और ये सेशन जितने भी हैं हमारे यूट्यूब चैनल पर, निर्माण कैंपस का जो यूट्यूब चैनल है www.youtube.com/c/निर्माण कैंपस, इस चैनल पर प्रीमियर के रूप में प्रसारित होते हैं और उस प्रसारण के तुरंत बाद जो निर्माण कैंपस का फेसबुक पेज है उस पर भी यह प्रसारित इमीडिएटली किए जाते हैं। तो फ्रेंड्स, वी कनेक्टेड विद अस। आप इग्नू में स्टडीज़ का आनंद मानिए। इग्नू अपना पूरा प्रयास कर रहा है कि आपको घर बैठे जो है ऑनलाइन स्टडी की सुविधा दी जाए ताकि आपको किसी प्रकार की असुविधा ना रहे। हमारी जो पूरी टीम है, चाहे वह हेडक्वार्टर लेवल से लेकर इग्नू सेंटर से लेकर और इग्नू स्टडी सेंटर तक की पूरी टीम अपना हर संभव प्रयास कर रही है। लेकिन उससे सबसे ज़रूरी बात यह है कि हम जो कोविड-19 जैसी महामारी, भयानक महामारी है, उस समय हम अपने आप को, अपने माइंड को शांत रखें, स्वस्थ रखें और सुबह शाम हम योगासन, जो वॉकिंग वगैरह जो हल्का फुल्का व्यायाम है उसे करें। अच्छी हम डाइट लें, साफ़ सुथरी डाइट लें, भरपूर हरी सब्जियां लें। इस तरह का हमारी दिनचर्या रहे और हर जगह हम मास्क लगा कर रखें। सोशल डिस्टेंसिंग की जो सरकार द्वारा गाइडलाइंस हैं उनका पालन करें, तभी हम सुरक्षित रह पाएंगे और अच्छे से पढ़ाई कर पाएंगे। दोस्तों, जो कल का मेरा सेशन था उसमें हमने EPS 3 की जो यूनिट 1 थी उसमें हमने उस परिप्रेक्ष्य का जो है हमने विस्तार से अध्ययन किया था। जिस परिप्रेक्ष्य में, जिस वातावरण में जो उपनिवेशवाद का समय था, जिसमें राजनीतिक चिंतन का विकास हुआ, वो कौन से हालात थे, हमने उनका विस्तृत अध्ययन किया था। तो आज हम जो EPS 3 का, जैसा कि मैंने आपको टाइटल बताया था कि EPS 3 जो विषय है वह है आधुनिक भारतीय राजनीतिक चिंतन। जो हमारे चिंतक हैं, भारत के महापुरुष हैं, चाहे वो राजनीति से संबंधित हैं, चाहे सामाजिक सुधारक थे, सोशल रिफॉर्मर थे, हम उनका किस प्रकार का चिंतन था, उनका विस्तृत अध्ययन हम इस EPS 3 कोर्स कोड के अंदर करने वाले हैं। तो आज जो यूनिट 2 है उसका जो टाइटल है आधुनिक भारतीय राजनीतिक चिंतन के लक्षण, विषय एवं दृष्टिकोण। तो जो भारतीय राजनीतिक चिंतन हम करेंगे, अलग अलग विद्वानों का बारे में हम पढ़ेंगे, उनका विचार क्या था, दृष्टिकोण क्या था, उनके विचारों के सब्जेक्ट मैटर का विषय क्या था, विषय वस्तु क्या था, चाहे वो राजा राम मोहन राय हैं, चाहे वह महात्मा गांधी, डॉक्टर BR अम्बेडकर और जवाहरलाल नेहरू तक के जो सारे चिंतक थे, उनका हम अलग अलग उनके जो विचार थे, राजनीतिक विचार थे, उनका हम अध्ययन करने वाले हैं। तो आज हम इस जो चैप्टर है, सेकंड यूनिट है, उसमें सभी का एक कलेक्टिव, मतलब एक ब्रीफ में जो है ना, एक हम बोलते हैं फिल्म का ट्रेलर होता है, उसी प्रकार से इस चैप्टर में हम एक ट्रेलर के रूप में जितने भी चिंतक हम आगे इंडिविजुअल पढ़ने वाले हैं, जिनके बारे में हम जानने वाले हैं, उनका जो है सार के रूप में, टोटलिटी के रूप में, जो इंडियन पॉलिटिकल थॉट है, मॉडर्न पॉलिटिकल थॉट है, उसको हम टोटलिटी के रूप में, समग्र के रूप में, एक सारांश के रूप में आज यहाँ समझेंगे। तो दोस्तों, आप सबको पता है कि
उपनिवेशवाद के बारे में हमने पढ़ा था कि उपनिवेशवाद का साधारण अर्थ क्या है। एक औपनिवेशिक राष्ट्र द्वारा एक उपनिवेश पर राजनीतिक नियंत्रण करना, उस पर अधीनता स्थापित करना, अधीनता के अधीन हम उसकी जो अर्थव्यवस्था है उस पर भी नियंत्रण स्थापित करते हैं, एक औपनिवेशिक राष्ट्र। ये हमने कल पढ़ा था। लेकिन मैं आपको बता दूं कि भारत के जो आरंभिक चिंतक थे, देखिए अंग्रेज जो थे, ब्रिटिश कंपनी थी, वो उसने 190 वर्ष यहाँ पर शासन किया। सबसे प्रथम कार्य उनका क्या था? उनका प्रथम कार्य था अपने शासन को स्थापित करना। तो 19वीं जो सदी थी वहां तक आते आते उनका शासन स्थापित हो चुका था। वे ब्रिटिश इंडिया कंपनी थी, जो ब्रिटिशर थे, उनका उद्देश्य पूरा हो चुका था। अब आगे का उद्देश्य क्या था उनका उद्देश्य था उस शासन को सुदृढ़ता पूर्वक कायम रखना। देखो, राजनीतिक नियंत्रण हो गया, आर्थिक नियंत्रण हो गया, लेकिन उस शासन को सुदृढ़ता पूर्वक कायम रहे, इसके लिए यह जरूरी था कि जो भारत के लोग हैं, जो शासित हैं यहाँ पर, जिन पर वो शासन कर रहे थे, उनको मानसिक रूप से गुलाम बना लिया जाए, मानसिक रूप से गुलाम बना लिया जाए। जब वो ब्रिटिश शासन के श्रद्धालु बन जाएंगे, उनको भारत में ब्रिटिश शासन वरदान की तरह लगने लगेगा, तो किसी भी रूप में भारत के लोग विद्रोह नहीं करेंगे उनके विरुद्ध, और भारत में ब्रिटिश शासन क्या बन जाएगा कि स्थायी रूप से स्थापित हो जाएगा, वो स्थिर बन जाएगा, दृढ़ बन जाएगा, और उनको कोई उखाड़ नहीं पाएगा। इसलिए जो ब्रिटिशर थे उन्होंने अपने आचार व्यवहार और पाश्चात्य संस्कृति का प्रचार किया, और इसी हेतु उन्होंने जो शिक्षा नीति थी 1835 में लॉर्ड मैकाले जो लेकर आए, जो पाश्चात्य शिक्षा नीति थी, नई शिक्षा नीति उन्होंने लागू की, जिसका मुख्य उद्देश्य ही भारतीयों को मानसिक रूप से गुलाम बनाना था। उनका आचार व्यवहार, उनकी जीवन पद्धति को बदलना था। उनको इस तरह का महसूस कराना था कि जो भारत की बौद्धिक संपदा है वो क्या है, अनपढ़ लोगों की बौद्धिक संपदा है, उसका कोई महत्व नहीं, जो पाश्चात्य संस्कृति है वही ही श्रेष्ठ है। उनका इस तरह से जो है एक लाइन में हम बोले, वेस्ट इज बेस्ट, पश्चिम ही सर्वोत्तम है, ऐसा उनका एक प्रचार प्रसार करने का एक था। ठीक है, और इस नीति के कारण भारत के जो आरंभिक जो राजनीतिक चिंतक थे वो मानसिक रूप से ब्रिटिशर्स के प्रति, अंग्रेजों के प्रति, ब्रिटिश शासन के प्रति एक श्रद्धा का भाव रखने लगे और उनका प्रशंसा करने लगे। उन्हें यह लगने लगा कि जो ब्रिटिश उपनिवेशवाद है वह आधुनिकीकरण का एक साधन है, आधुनिकीकरण का एक साधन है। किसको? ब्रिटिश उपनिवेशवाद को भारत में वो आधुनिकीकरण का एक साधन मानने लगे। उनको यह लगने लगा कि जो यूरोप की संस्थाएं हैं, जो उनके विचार हैं, उनके विचारों के कारण ही 19 और 20वीं सदी में भारत का आधुनिकीकरण हुआ और विकास हुआ, और वो पश्चिम शिक्षा, पश्चिम आचार व्यवहार के प्रशंसक बन गए। और उन्होंने क्या चाहा कि भारत में जो ब्रिटिश शासन का रूल है, ब्रिटिशर का रूल है, वह भारत में वरदान है। जहां में कुछ जो है कुछ कोट्स में कोट करना चाहूंगा, जैसे कि आरंभ में जो राजा राममोहन राय थे, उनका मानना था कि ब्रिटिश शासन भारत के लिए शुभ है और भविष्य में इसके अच्छे परिणाम निकलेंगे। यह राजा राममोहन राय का मानना था ब्रिटिश शासन के प्रति। क्यों? क्योंकि वो पाश्चात्य जो उनकी शिक्षा प्रणाली थी उसकी उपज थे, उनके विचार उसकी उपज थे। ठीक है, तो उन्होंने, जो अंग्रेजों ने चाहा था कि हमें शासितों का समर्थन मिले, भारत के लोगों का समर्थन मिले, तो जो आरंभ के हमारे राजनीतिक चिंतक थे, जिन्होंने समाज की रहनुमाई की, जिन्होंने समाज को लीड किया, उन्होंने ब्रिटिश शासन का सपोर्ट करना शुरू किया। अंग्रेजों की नीति के चलते हुए, अंग्रेजों के विचार से, आचार व्यवहार से प्रभावित होकर राजा राममोहन राय की मैंने यहाँ एक उदाहरण दी। मानसिक रूप से हम गुलाम होना शुरू हो गए और
ब्रिटिशर्स का सांस्कृतिक प्रभुत्व भारत में स्थापित होना शुरू हो गया। हम अपने आचार व्यवहार को भूल गए। आज हम बात करते हैं योगा की। योगा तो सदियों से चला आ रहा है, लेकिन योगा को हमारी जो आयुर्वेदिक पद्धति थी, जो हमारा धर्म था, जो हमारा समाज था, उसको हीन भावना में भेज दिया गया ब्रिटिशर्स के द्वारा। आज हम बात करते हैं, मैं थोड़ा सा यहां ऐड करना चाहूंगा कि हम अपने इतिहास में क्या पढ़ते हैं। भारत का इतिहास 5000 वर्ष पुराना है, लेकिन उसे रीराइट किसने किया? जो अंग्रेजों के, ब्रिटिशर्स के सपोर्टर थे, उन्होंने रीराइट किया। और उस इतिहास में आज जो हमारी पीढ़ियां हैं वो पढ़ क्या रही हैं कि जी भारत में जो आए, कभी ईरानी आए, कभी तुर्क आए, कभी मुगल आए, चंगेज खान आया, फिर अंग्रेज आए, उन्होंने क्या किया? भारत को लूटा, मारा, सूटा, भारतीयों का शोषण किया, और भारत के लोग क्या थे? निम्न स्तर के थे। इस तरह का हम पढ़ रहे हैं। लेकिन भारत का जो गौरवशाली इतिहास कहां है? क्या 20 साल हो गए मुझे पढ़ाते हुए। अगर हम बात करें यहां इस कंसेप्ट को पढ़ने के लिए, हम जो हमारा बौद्धिक दोहन हुआ, हमारे ऊपर सांस्कृतिक का जो ब्रिटिशर का सांस्कृतिक प्रभुत्व था वो स्थापित किया गया, है ना। जहां कुछ वर्ड्स की मेरे से गड़बड़ हो जाती है उसके लिए मैं क्षमा चाहूंगा, लेकिन मैं उन्हें करेक्ट करूंगा इमीडिएटली, है ना। तो उन्होंने सांस्कृतिक प्रभुत्व हमारे ऊपर स्थापित किया, हमारे चार व्यवहार को जो था प्रवर्तित किया अपने अनुकूल, क्योंकि उन्हें समर्थन चाहिए था। तो इतिहास में हम कहां पढ़ते हैं गुरु गोविंद सिंह जी के बारे में विस्तृत चर्चा? कहां पढ़ते हैं हम जो हमारे छोटे शहजादे हैं, बड़े शहजादे, उनके बारे में? कहां स्वामी विवेकानंद का बड़ा चैप्टर, कहां शिवाजी का एक विस्तृत चैप्टर है? नहीं, हम पढ़ते क्या हैं? गुलामी का इतिहास। इसके पीछे क्या था? भारतीयों को मानसिक गुलाम बनाने की प्रवृत्ति, उन पर अंग्रेजी भाषा को सौंपा गया। आज हम कितने लोगों को संस्कृत आती है? नहीं आती। कितने लोगों को देवनागरी, हम पढ़े लिखे हैं, मुझे भी शायद जो देवनागरी का पूरा जो अल्फाबेट्स हैं वर्णमाला, वो मुझे नहीं आती। गुरमुखी की भी नहीं आती होगी। क्यों? क्योंकि वो चार व्यवहार में हमारी शिक्षा प्रणाली से तब से उठती गई। लेकिन हम सबको अल्फाबेट्स पक्का आते हैं, A to Z। तो अंग्रेजों की वो पद्धति के कारण कि भारत में दृढ़तापूर्वक शासन रहे, हमें मानसिक गुलाम बनाने की उनकी प्रवृत्ति स्टार्ट हो गई, उनका कार्य स्टार्ट हो गया। और उसी कड़ी में मैंने राजा राम मोहन राय की जो कोर्ट थी, मैंने उसके बारे में बात की। फिर उसी तरह में केशव चंद्र सेन हैं, जो ब्रिटिश शासन के बहुत बड़े प्रशंसक हैं। उन्होंने माना कि भारत में ब्रिटिश शासन कोई आकस्मिक घटना नहीं, बल्कि वह तो ईश्वर की देन है, ईश्वर का वरदान है। और जो भारत में अंग्रेज हैं, जो शासक हैं, वो कौन हैं? वो ईश्वर का प्रतिनिधि हैं। और अगर हम उनके आदेशों की पालना नहीं करते, अगर हम उनका विरोध करते हैं, तो हम क्या कर रहे हैं? पाप कर रहे हैं। ऐसा उस समय केशव चंद्र सेन ने ब्रिटिश शासन की प्रशंसा करते हुए कहा। यह आपको परिणाम मिल सकता है, जो इग्नू की ब्लॉक 1 है EPS 3 का, उसका पन्ना नंबर है 23, उसमें भी यह लिखा हुआ है। क्योंकि जो इग्नू का स्टडी मटेरियल मैं आप लोगों को बता दूं कि हम लोगों ने उसको, हमारे लिए एक सपना होता था कि हमें इग्नू का स्टडी मटेरियल मिले जब हम UPSC की तैयारी कर रहे थे, है ना। तो हम लोगों जब कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी करते थे, तो बहुत हाई फाई, बहुत अच्छा, जब हम नेट की तैयारी कर रहे थे, तब हम लोगों ने इग्नू का स्टडी मटेरियल परचेज किया था। क्योंकि हम इग्नू के विद्यार्थी तो नहीं थे उस समय कि हमें आसानी से मिल जाता, हम लोगों ने परचेज किया था। ना ही उस समय कोई ऐसा था कि ज्ञान कोश की तरह जो इग्नू का स्टडी मटेरियल है वो हम डाउनलोड कर सके, जो आधुनिक समय है। तो हम लोगों ने उसे बड़ी मुश्किल से कहीं से परचेज किया था। ठीक है, तो इग्नू का स्टडी मटेरियल बड़ा ऑथेंटिक है, बड़ा सर्च बेस्ड है, बहुत उच्च कोटि के जो विद्वान हैं उनके द्वारा लिखा गया है। फिर उसके बाद हम बात करते हैं रविंद्रनाथ टैगोर, दादा भाई नौरोजी, VK गोखले, ठीक है, MG राणा डे, चित्तरंजन दास व मोतीलाल नेहरू। ये सभी लोगों ने आरंभ में किसी ना किसी रूप में ब्रिटिश शासन का गुणगान किया, उनसे प्राप्त होने वाले लाभों को गुणगान किया।
ठीक है, जैसे कि दादा भाई नौरोजी क्या लिखते हैं, क्या बोलते हैं कि उनके मत में शिक्षित भारतीय ब्रिटिश शासन की अपेक्षा किसी अन्य शासन को महत्व नहीं देंगे। क्योंकि ये इन लोगों के, मैंने जिन विद्वानों के यहाँ नाम मैंने बताए हैं, वो ब्रिटिश शिक्षा प्रणाली की उपज थे। उनके विचार वो ब्रिटिश शिक्षा प्रणाली की उपज थे। जो पाश्चात्य शिक्षा आरंभ हुई थी, वो उस शिक्षा को ग्रहण करने वाले लोग थे। आज भी भारत में ऐसे लोग हैं, बहुत सारे, सैकड़ों हजारों लोग हैं। उनको लगता है कि भारत आज भी कुछ नहीं है। जो पूरी तरह से पाश्चात्य संस्कृति, पाश्चात्य शिक्षा से प्रभावित हैं, उन्हें आज भी भारत के प्रति ऐसा ही लगता है। हम अक्सर सुनते हैं कहीं ना कहीं रूप में, तो उनके ऊपर एक चश्मा लगा हुआ था। तो आरंभ में इन लोगों को भी ऐसा लगा। जैसे एक कोट में और करने जा रहा हूं, 1905 में श्री गोखले ने कहा, देश में अब निर्विघ्न शांति और व्यवस्था है। जो अंग्रेजों का शासनकाल है, ठीक है, गोखले को हम क्या मानते हैं, महात्मा गांधी का राजनीति गुरु। तो वो क्या बोल रहे हैं 1905 में कि भारत में अगर निर्विघ्न शांति व्यवस्था है, उसके लिए कौन जिम्मेवार है? उसके लिए ब्रिटिश शासन जिम्मेवार है। इस तरह के मैंने कुछ विचार यहाँ आपको कोट किए कि आरंभ में जो हमारे राजनीतिक चिंतक थे, उनका यह मानना था कि जो ब्रिटिश शासक हैं वो भारत में ईश्वरीय वरदान है, वह भारत में शांति व्यवस्था के लिए अच्छा है। क्यों? क्योंकि ये ब्रिटिश शासन की उपज थे, ब्रिटिश शिक्षा प्रणाली की उपज थी, और जैसा कि ब्रिटिशर चाहते थे शासकों का समर्थन प्राप्त करना, उनको वैसा प्राप्त हो रहा था। यह आरंभिक काल था। लेकिन जैसे जैसे औपनिवेश काल का काल बढ़ता गया, 20वीं शताब्दी के आरंभ तक उनका यह चिंतन उपनिवेशवाद का विरोध बन गया। उपनिवेशवाद का विरोध करना उनके राजनीतिक चिंतन का एक अनिवार्य तत्व बन गया। आरंभ में यही चिंतक क्या बोल रहे थे कि ब्रिटिश शासन भारत के लिए अच्छा है, लेकिन 20वीं शताब्दी तक आते आते क्या है, भारत के इन्हीं महान चिंतकों को यह लगने लगा कि जो ब्रिटिश शासन है वह क्या है, दमन और शोषण का प्रतीक है। वह एक अनावश्यक बुराई है, अनावश्यक नेसेसरी इविल है। ठीक है, भारत में होना चाहिए बुराई है, अनावश्यक नेसेसरी इविल उन्हें लगने लगा कि इनके कुछ लाभ मिल रहे हैं, यह ठीक है, लेकिन उनके चिंतन का अब आधार क्या बन गया, उपनिवेशवाद का विरोध। तो इन सब चिंतकों ने, जिन्होंने ब्रिटिश शासन के आरंभ में प्रशंसा की, तो 20वीं शताब्दी के आते आते हम इन विद्वानों को, जो चिंतक था, उनका फर्स्ट पॉइंट क्या बना, भारत में उनके चिंतन का आधार क्या बने, एक अनिवार्य अंग बन गया उपनिवेशवाद का विरोध। इन लोगों ने किया, किस कारण, औपनिवेशिक दमन और शोषण के कारण। और उपनिवेशवाद का विरोध जब करना शुरू हो गया इन राजनीतिक चिंतकों द्वारा, तो क्या हुआ, एक तत्व अन्य और चिंतन का सेकंड जो तत्व था, वो क्या हुआ, उभर कर सामने आया। वो क्या था, राष्ट्रवाद। जब हमने ब्रिटिश शासन प्रणाली का, उपनिवेशवाद का विरोध करना शुरू किया, तो उसकी स्पॉट में जो हमारे जो चिंतक थे, ये महान विद्वान थे, उन्होंने राष्ट्रवाद का जो चिंतन है वो सामने पेश किया। राष्ट्रवाद, अपने राष्ट्र से प्यार करना। जिन्हें यह वरदान लगता था कि अंग्रेज भारत में उनका शासन वरदान है, वो शांति व्यवस्था के लिए अनिवार्य है, अब उन्हें लगने लगा कि जो राष्ट्रवाद उनको, उनके माइंड में, उनकी विचारधारा में आया। राष्ट्रवाद का साधारण अर्थ क्या, अपने देश से प्यार करना, अपने इस जन्मभूमि से, अपनी मिट्टी के लिए, मिट्टी से प्यार करना। इस तरह की हम जो 20वीं शताब्दी में जो चिंतक थे, उनके हम जो विभिन्न विचारधाराएं हैं, उनका हम यहाँ मोटी मोटी रूपरेखा तैयार करने जा रहे हैं। तो अब हमें क्लियर हो गया कि जो ये चिंतक थे, जिनके मैंने आरंभ में नाम लिए, उनका 20वीं शताब्दी तक उपनिवेशवाद का विरोध, राष्ट्रवाद और ब्रिटिश जो था औपनिवेशिक शासन था, उसका अमानवीय दमन व शोषण का उन्होंने विरोध करना शुरू किया। यह चिंतन का उनका आरंभिक वो था। ठीक है, तो जो दादा भाई नौरोजी
पहले बोल रहे थे, इनकी फेवर कर रहे थे, शिक्षित भारतीयों के लिए ब्रिटिश शासन सबसे उत्तम है, वही अब क्या बोल रहे हैं, उनको मैं कोट कर रहा हूं। दादा भाई नौरोजी ने ब्रिटिश शासकों द्वारा किए गए अस्वाभाविक व्यवहार के कारण उन पर भारत के भौतिक विनाश और उसकी दरिद्रीकरण का आरोप लगाया। अब वही दादा भाई नौरोजी बोलते हैं कि भारत की सभी समस्याओं का, गरीबी का, भौतिक विनाश का, दरिद्रीकरण के लिए कौन जिम्मेवार है? ब्रिटिश गवर्नमेंट। दादा भाई नौरोजी बोलते हैं ये, ठीक है, समय के अनुसार, है ना। तो उसी प्रकार गोखले जी ने क्या बोला कि अंग्रेजों ने एक जाति विशेष के लोगों को सत्ता से अलग रखकर उसके विकास में बाधा डाली, क्योंकि अब तक ये महसूस होने लगा कि जो ब्रिटिश शासन था उसमें भारतीयों का कोई अहम रोल नहीं था। उन्होंने शासन के कार्यों से भारतीयों को बिल्कुल अलग रखा हुआ था। आर्थिक शोषण कर रहे थे जिसके कारण भारत में दरिद्रता पैदा हो रही थी, भौतिक विनाश हो रहा था। दादा भाई नौरोजी ये बोल रहे हैं अभी, और गोखले जी बोल रहे हैं कि उन्होंने एक विशेष वर्ग के लोगों को शासन से, व्यवस्था से अलग रखा, ठीक है, जो कि एक गलत बात है, जिसके कारण उनकी लोगों का विकास नहीं हो सका। इन सब के कारण जो ब्रिटिश उपनिवेशवाद था उसके विरुद्ध एक चिंतन खड़ा हुआ, राष्ट्रवादी चिंतन खड़ा हुआ, और ये लगातार चलता रहा, और इसी चिंतन के कारण पूरा देश खड़ा उठा। और उस चिंतन की श्रेणी में 1920 के दशक में जो उपनिवेश विरोधी चिंतन था, उसकी अगुवाई किसने शुरू कर दी? महात्मा गांधी ने। महात्मा गांधी के बारे में हम सब लोग जानते हैं, महात्मा गांधी के बारे में, ठीक है। उनकी पुस्तक है माय एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रूथ, ठीक है, मेरे सच के साथ प्रयोग। तो महात्मा गांधी के बारे में भी हम पूरा डिटेल में पढ़ेंगे। फिर साथ ही साथ महात्मा गांधी ने कौन सा रास्ता अपनाया? अहिंसा का, सत्याग्रह के ऐसे साधन दिए, ठीक है। और उसी समय जो एक और चिंतन शुरू हुआ वह था क्रांतिकारी राष्ट्रवादियों का जन्म हुआ, जिसमें सुभाष चंद्र बोस हुए, है ना, जो शहीद भगत सिंह हुए, शहीद उधम सिंह हुए, ऐसे क्रांतिकारी कितने ही जो उदारवादी थे, सॉरी राष्ट्रवादी चिंतक थे, उनका जन्म हुआ और उन्होंने अपनी विचारधारा दी। एक अन्य प्रवृत्ति इसी समय जो पैदा हुई वह थी साम्यवादियों की, है ना। कम्युनिस्ट पार्टी का जो है लगभग 1920-23 में उसका स्थापना हुई। तो एमएन रॉय को उनका प्रतिनिधि बोला जा सकता है। कम्युनिस्ट पार्टी का जो कम्युनिस्ट विचारधारा है जो मार्क्स से, लेनिन से प्रभावित थी, तो भारतीय साम्यवादियों को प्रतीक माना जाता है एमएन रॉय का। उनके चिंतन के बारे में हम बात करेंगे। फिर एक और श्रेणी पैदा हुई कांग्रेस के भीतर, समाजवादियों की श्रेणी। एक तो थी एमएन रॉय को जिसका हम प्रतिनिधि मानते हैं, मार्क्सवादियों का, कम्युनिस्टों की एक विचारधारा भारत में पैदा हुई। एक कांग्रेस के भीतर जो कांग्रेसी थे उनका एक श्रेणी पैदा हुई जो समाजवाद का समर्थक थी, जिसमें हम बात करेंगे लोकनायक जयप्रकाश नारायण को, जिनको हम शॉर्ट में जेपी बोलते हैं, आचार्य नरेंद्र देव, ठीक है, जिन्होंने कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन किया, है ना, 1934 में। हम इन सभी जो राष्ट्रवादी, समाजवादी, जो क्रांतिकारी, अहिंसावादी, समाज सुधारक, इन सभी विद्वानों का जिनके मैंने अभी नाम लिए, जहां वर्णन किया, उन सब का चिंतन, उनके विचार हम विस्तार सहित आने वाले जो हमारे काउंसलिंग सेशन हैं, हम उनमें उनका जो है विश्लेषण करने वाले हैं, उनके एनालाइज करने वाले हैं विस्तार सहित। तो अब इस पूरे वर्णन से जो हमारे सामने जो हमारा भारत का आधुनिक भारतीय राजनीतिक चिंतन है, उसका विषय और दृष्टिकोण हमारे सामने आ गया है पूरा। अगर हम इसका बात करें तो सर्वप्रथम हम बात करते हैं पुनर्जागरण और सामाजिक सुधारों की। पुनर्जागरण और सामाजिक सुधारों की। जब ब्रिटिशर आए तो जो भारत के आरंभिक राजनीतिक चिंतक थे, जिनमें राजा राम मोहन राय का मैंने नाम लिया, सर सैयद अहमद खां का नाम लिया, महात्मा ज्योतिबा फूले हुए, या फिर हम बात करें राणा डे की, ठीक है, इन सबने क्या किया? पुनर्जागरण और सामाजिक सुधार का आंदोलन शुरू किए। इन सबने
है ना। तो जो सदियों से भारत में जो सदियां पुरानी परंपराएं थी, रीति रिवाज थे, उनका खंडन करना शुरू किया। हिंदू धर्म में जो कुछ बुरी कृतियां थी, जैसे कि हम जाति प्रथा की बात करें, हम जातीय क्रूरता की बात करें, बहुत ज्यादा थी उस समय। बाल विवाह की बात करें, सती प्रथा की बात करें, मूर्ति पूजा और अंधविश्वासों की बात करें, ये उस समय हिंदू धर्म में माफी चाहूंगा, भारतीय समाज में कुछ कृतियां थी। तो इन कृतियों को दूर करने के लिए भारत के जो आधुनिक भारत के हमारे चिंतक थे, जो हम इतिहास में भी पढ़ते हैं, तो 1857 के बाद का जो इतिहास है उसे हम आधुनिक भारत का इतिहास का बात करते हैं। तो जो भारत के जिन आधुनिक चिंतकों का मैंने नाम लिया, उनका चिंतन का आधार क्या था? धार्मिक सुधार। उनका मानना था कि सामाजिक सुधार और राजनीतिक आधुनिकीकरण दोनों के लिए धार्मिक सुधार अति आवश्यक है। ध्यान दीजिए, समझिए, यहां पर इन सब विद्वानों का मानना था कि सामाजिक सुधार और राजनीतिक आधुनिकीकरण के लिए धार्मिक सुधारों का होना जरूरी है। इसलिए भारत में जाति प्रथा का आधार क्या था? धर्म। उसी के आधार पर 4 वर्ण थे। कौन कौन से वर्ण थे? हम थोड़ा जीके के लिए हम उन्हें याद कर लेते हैं, अपने माइंड में ले आते हैं। तो सर्वप्रथम इन 4 वर्णों में कौन थे? ब्राह्मण, फिर वैश्य, फिर कौन आते थे? सैनिक और शूद्र। ठीक है, जिन्हें शूद्र कहा जाता था, दलित आज के समाज में, उनके लिए भारत के समाज में उनके साथ बड़ा क्रूरतापूर्ण और अमानवीय व्यवहार था। उस जाति प्रथा के विरुद्ध इन्होंने आंदोलन शुरू किया। फिर अंधविश्वास थे, मूर्ति पूजा थी, उनके विरुद्ध, जो ब्राह्मणवाद था उनके विरुद्ध, तो विवाह और सती प्रथा जैसे जो ज्वलंत प्रश्न थे उनके लिए उन्होंने सुधारवादी आंदोलन चलाए। ठीक है, तो यहां मैं बात करता हूं राजा राम मोहन राय की जो प्रथम प्रकाशित कृति थी तुफत। ठीक है, उसमें भी उन्होंने धार्मिक व्यवस्था से जुड़े हुए जो विषय थे उनकी विवेकपूर्ण समीक्षा की और उनमें जो हिंदू धर्म में बुराइयां थी उनको दूर करने के लिए काम करने की बात की। उसी प्रकार से हम बात करते हैं जो महात्मा ज्योतिबा फुले ने, उन्होंने जाति पर आधारित जो सोपान था, ठीक है, उसको चुनौती दी। हिंदू धर्म में जो प्रचलित था, जो शूद्रों को नीमन माना जाता था, उसको उन्होंने चुनौती दी। फिर राजा राम मोहन राय ने बात की कि ईश्वर एक है, ईश्वरीय एक रूपता और एक ईश्वर बात की। उसी प्रकार से सर सैयद अहमद खान ने सभी धर्मों को एक माना और सभी गुरुओं के प्रवचन को एक सार बताया। तो ईश्वर को पिता माना, मानव के भाईचारे की बात की। इन लोगों ने ऐसी सामाजिक सुधारों की बात की। फिर हम बात करेंगे धार्मिक पुनरुत्थानवाद। तो दूसरा जो चिंतन का आधार है, दृष्टिकोण है, वह धार्मिक पुनरुत्थान। तो 19वीं शताब्दी में विभिन्न धार्मिक सुधारवादी आंदोलन हुए, जैसे कि ब्रह्मो समाज। हम बात करें, ब्रह्मो समाज राजा राम मोहन राय ने आरंभ किया। उसी प्रकार से प्रार्थना समाज हुआ, आर्य समाज हुआ, रामकृष्ण मिशन, ये सारे कुछ ना कुछ धार्मिक आंदोलन शुरू हुए, जिनका एकमात्र उद्देश्य क्या था? भारतीय समाज में भारतीय जो हिंदू धर्म था, प्रमुख धर्म था उस समय, उसमें फैली हुई कृतियों को दूर करना। ठीक है, तो इन जो महापुरुष थे, जैसे कि आर्य समाज के संस्थापक थे अपने स्वामी सरस्वती, तो उन्होंने वेदों की ओर का नारा दिया और भारत के लोगों को वैदिक जीवन, वेदों के आधार पर जीवन जीने की बात की स्वामी दयानंद सरस्वती ने। उसी प्रकार के से रामकृष्ण जो मिशन था वो वैचारिक हिंदूवाद को महत्व देता था। रामकृष्ण मिशन स्वामी रामकृष्ण जी द्वारा स्थापित किया गया। उसके बाद उनके जो शिष्य थे स्वामी विवेकानंद, उनके द्वारा उसका प्रचार और प्रसारित किया गया। तो आर्य समाज ने, स्वामी दयानंद सरस्वती ने ब्राह्मणों की सत्ता का खंडन किया। उन्होंने माना कि भक्त और भगवान के बीच में कोई नहीं आ सकता, इस तरह की उनकी बात थी। उसी प्रकार से जो रामकृष्ण मिशन था, उसने चंडीदास और चैतन्य जैसे संतों से प्रेरणा ली और हिंदूवाद की बात की, भारतीय राष्ट्रवाद को हिंदूवाद से जोड़ा। और आगे चलकर हम बात करते हैं, आर्य समाज ने बात की कि जो शूद्र हैं वह भी वेद पढ़ सकते हैं। तो जाति व्यवस्था पर आर्य समाजियों ने भी जो है एक चोट की। वहीं उसी प्रकार से अगर हम बात करें
तो जो रामकृष्ण मिशन था उसने भी जाति प्रथा का विरोध किया। तो उसके पश्चात हम बात करते हैं इन सामाजिक सुधारों और धार्मिक पुनरुत्थान आंदोलनों का जो एक विषय था, एक सब्जेक्ट मैटर था उस समय के राजनीतिक चिंतकों का, हमने वो आज पहला पॉइंट के रूप में डिस्कस किया। अब सेकंड पॉइंट के रूप में हम बात करेंगे भारतीय चिंतन में उदारवाद। उदारवाद क्या है, पहले हम उदारवाद को समझ ली। उदारवाद एक वी कैन से कि लिबरलिज्म एक ऐसी विचारधारा है जो राजनीतिक और आर्थिक क्षेत्र में स्वतंत्रता की मांग करती है, व्यक्ति को जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में स्वतंत्रता प्रदान करने की मांग करती है। यह एक ऐसी विचारधारा है उदारवाद। तो जो भारतीय राजनीतिक चिंतक थे उसमें उदारवाद का कितना स्थान रहा, वो कौन कौन से चिंतक थे जो उदारवाद का समर्थन करते थे, उसके बारे में हम यहाँ बात करेंगे। ठीक है, तो हमने आरंभिक जो पुनर्जागरण का काल था हमने उसकी बात की। तो उदारवाद के संबंध में हम बात करते हैं कि जो अपने उदारवादी विद्वान हैं, जो शुरू के विद्वान हैं, उनको हम अगर बात करें 1885 से, देखो 1885 को आप याद रखिए। यहाँ पर 1857 का स्वतंत्रता का जो पहली लड़ाई हुई वो उसे दबा दिया गया, चाहे वो हम असफल रहे, भारतीय असफल रहे हम लोग, लेकिन उसके बावजूद भी जो आज़ादी के लिए, स्वतंत्रता के लिए एक चिंगारी थी वो भारतीयों के मन में हमेशा सुलगती रही। और मैंने जैसा कि अभी बताया कि उदारवाद का मुख्य लक्षण ही क्या है, वह है स्वतंत्रता। तो 1885 में मैं यहाँ से रिकॉल कर सकता हूँ डेट, वह थी 28 दिसंबर 1885 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई ए ह्यूम द्वारा की गई, जो कि एक ब्रिटिशर अधिकारी थे। उनका मानना था कि कांग्रेस की स्थापना एक मंच के रूप में की गई है जो भारतीय और ब्रिटिश सरकार के बीच में एक लिंक स्थापित करेगी, उनकी नीतियों को पहुंचाया जाएगा, सरकार की नीतियों को लोगों तक, और लोगों के विचारों को कांग्रेस के माध्यम से सरकार तक पहुंचाया जाएगा, जिसका सेशन प्रत्येक वर्ष होना शुरू हुआ। तो 1805 से लेकर जो उदारवादी विद्वान थे 1905 तक, 1885 से लेकर 1905 तक, जिसमें बेसिक रूप से हम बात करेंगे फिरोज शाह मेहता की, दादा भाई नौरोजी की हम बात करेंगे, SS बैनर्जी, सुरेंद्रनाथ बैनर्जी जो कि कांग्रेस के सर्वप्रथम अध्यक्ष भी बने थे, फिरोज शाह मेहता, गोपाल गणेश अगरकर, महादेव गोविंद रानाडे, गोपाल कृष्ण गोखले, जिनको मैंने बताया कि जो महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु थे, ये सभी उदारवादी विद्वान थे, MN बैनर्जी। ठीक है, तो ये सब लोग आरंभिक उदारवादी विद्वान थे। तो उनमें मैं बात करूं महादेव गोविंद रानाडे, उनका क्या मानना था। देखो, उदारवाद मैंने बोला कि एक राजनीतिक विचारधारा है, एक आर्थिक विचारधारा जो स्वतंत्रता की बात करती है। इसमें भी दो तरह के जो हैं हम भागों में बांट सकते हैं। जो आरंभिक उदारवादी थे, ब्रिटिशर थे, जिनसे यह उदारवाद चला, जिसमें ब्रिटिशर विद्वानों को हम बोल सकते हैं, उसमें कौन कौन थे, हम बोल सकते हैं लॉक को बोल सकते हैं, एडम स्मिथ को बोल सकते हैं, रिकार्डो को बोल सकते हैं, पेन को बोल सकते हैं, थॉमस पेन। ये सारे विद्वान कौन थे, जो थे पाश्चात्य विद्वान थे, जिन्होंने उदारवाद का जिन्हें जनक माना जाता है। तो इन आरंभिक उदारवादी विद्वानों का यह मानना था कि व्यक्ति को असीमित स्वतंत्रता दी जानी चाहिए, आर्थिक क्षेत्र में तो राज्य को हस्तक्षेप ही नहीं करना चाहिए, यह इनका मानना था, जो पाश्चात्य के उदारवादी विद्वान थे। तो नेचुरली है कि भारत के जो विद्वान थे वो इस पाश्चात्य उदारवादी विचारधारा से प्रभावित होना उनका स्वाभाविक था। तो महादेव गोविंद रानडे का क्या मानना था कि उनका मानना था कि राज्य का हस्तक्षेप आर्थिक व्यवस्था में रहना चाहिए। जो आरंभिक उदारवादी पाश्चात्य विद्वान थे उनका मानना था कि नहीं रहना चाहिए, लेकिन महादेव गोविंद रानडे जो लेजी फेयर की नीति थी उसका खंडन करते हैं, असहमत थे। उनका मानना था कि राज्य का हस्तक्षेप
रहना चाहिए ताकि व्यक्ति को शोषण से बचाया जा सके। ठीक है, उसी प्रकार उनका मानना था कि प्रत्येक व्यक्ति में ईश्वर की चेतना है, ईश्वर विद्यमान है। ठीक है, तो प्रत्येक व्यक्ति की जो चेतना है, बौद्धिक स्तर है, ठीक है, उसे स्वतंत्रता प्राप्त होनी चाहिए। वो चेतना की स्वतंत्रता के अधिकार के समर्थक थे। ये महादेव रानडे का मानना था कि आर्थिक क्षेत्र में राज्य का हस्तक्षेप होना चाहिए। ठीक है, उसकी नीतियां राज्य द्वारा प्रवान होनी चाहिए आर्थिक क्षेत्र की। और दूसरा यह मानना था कि प्रत्येक व्यक्ति में, वस्तु में ईश्वर विद्यमान है, ईश्वर का अंश है। ठीक है, और तीसरा उनका यह मानना चाहिए कि जब ईश्वर विद्यमान है तो व्यक्ति की चेतना स्वतंत्रता की मांग करती है, इसलिए प्रत्येक व्यक्ति को चेतना की स्वतंत्रता का अधिकार, वास्तविक अधिकार है, उन्हें प्राप्त होना चाहिए। ठीक है, और वे जाति व्यवस्था के भी आलोचक थे। ये रानाडे की हमने बात की, पर साथ ही साथ उनका यह मानना था कि एक एलीट वर्ग, एक विशिष्ट वर्ग, एक अभिजन वर्ग ही सामाजिक परिवर्तन और सुधार ला सकता, उनका ऐसा मानना था। और इस वर्ग में ब्राह्मण, वैश्य, जमींदार और शिक्षित मध्यम वर्ग के लोग आते हैं, उनका ऐसा मानना था। यह उनका महादेव गोविंद रानडे का मानना था कि एक उच्च वर्ग ही जो है, एलीट वर्ग, वो समाज में सुधार ला सकता है। इसके बाद हम बात करते हैं, इसी उदारवादी श्रेणी में हम बात करते हैं ज्योतिबा फुले, महात्मा ज्योतिबा फुले, जिनका जो जन्म का लाइफ स्पैन था वो था 1827 से लेकर 1890 तक का। उनका क्या मानना था? ज्योतिबा फुले जो थॉमस पेन थे, एक उदारवादी क्रांतिकारी चिंतक थे पश्चिम के, वे उनके विचारों से प्रभावित थे। ज्योतिबा फुले का मानना था कि स्त्री पुरुष जन्म से समान है, उन्हें समानता और स्वतंत्रता का अधिकार प्राप्त होना चाहिए। फिर ज्योतिबा फुले का क्या मानना था? विधि के समक्ष समानता। कल हमने बात की थी उपनिवेशवाद के एक प्रभाव की, तो विधि का कानून के शासन की बात की थी, विधि के शासन की बात की थी। उसमें क्या था कि सभी व्यक्ति, चाहे वो किसी भी जाति, वर्ग, धर्म से संबंधित हैं, वो कानून के समक्ष समान है। यही विचार ज्योतिबा फुले का भी मानना था। और साथ ही साथ वे मानते थे कि सब व्यक्तियों को बिना किसी रंग, भेदभाव, जाति, नस्ल के बिना समान अवसर प्राप्त होने चाहिए अपने विकास के। फिर साथ ही साथ वे मानते थे कि दलितों का गुलामी से, जातिगत गुलामी से मुक्ति मिलनी चाहिए। जातिगत गुलामी से दलितों को मुक्ति मिलनी चाहिए, ऐसा ज्योतिबा फुले का मानना था। ये उदारवादी विचार है जो हम बात करेंगे। फिर हम बात करेंगे हमारे भारत के संविधान के निर्माता और प्रसिद्ध कानूनविद, ठीक है, डॉक्टर वी.आर. अंबेडकर की। तो आपकी नॉलेज के लिए मैं बता दूं कि उनका लाइफ स्पैन था 1891 से लेकर 1956 तक। वो स्वतंत्र भारत के पहले कानून मंत्री बने, विधि मंत्री बने। उन्होंने, आज भी हम बात करते हैं, उन्होंने डाउन टू अर्थ जो दलित वर्ग है, जिनका सदियों से शोषण होता है, उनके लिए उन्होंने आवाज़ उठाई। उन्होंने भारत में छूत छात की प्रथा के विरुद्ध आवाज़ उठाई। उनका मानना था कि जब तक दलित वर्ग शिक्षित नहीं होगा तो उन्हें आत्मसम्मान प्राप्त नहीं होगा। दलित वर्ग को आत्मसम्मान तभी मिलेगा अगर उन्हें शिक्षा प्राप्त होगी। तो उन्होंने दलित वर्ग के लिए शिक्षा के अवसरों की बात की, शिक्षा प्रदान करने की बात की। तो यह सारा हमने जो है उनके लिए जो कल्याणकारी है दलितों के लिए, वह शिक्षा का ही एक माध्यम है, ऐसा डॉक्टर वी.आर. अंबेडकर का मानना था। तो छूत-छात की प्रथा को समाप्त किया, समानता का उन्होंने बात की और प्रोटेक्टिव डिस्क्रिमिनेशन की भी उन्होंने बात की। समानता की बात करते करते साथ साथ उन्होंने जो यह दलित वर्ग था उनके लिए कुछ विशेष अधिकारों की बात भी की,
ताकि वो जो अन्य समाज के जिन्हें उच्च वर्ग माना जाता है उनके समान आ सके। इसलिए आरक्षण की व्यवस्था भारतीय संविधान में की गई। तो अब हम तीसरा जो पॉइंट है, जैसा कि अभी हमने पहले बात की सामाजिक सुधारों के आधार पर चिंतन की, पुनर्जागरण की, धार्मिक पुनरुत्थान की, फिर हमने बात की जो भारतीय चिंतन है उसमें उदारवादी तत्व की, जिसमें हमने महादेव गोविंद रानडे के जो विचार थे उनको हमने एक प्रतिनिधि के रूप में सार में पढ़ा, फिर ज्योतिबा फुले और डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर के विचारों को पढ़ा। तो अब हम बात करते हैं तीसरे तत्व की, जो भारतीय चिंतन का सभी चिंतकों का एक मूल आधार है, वह है राष्ट्रवाद, नेशनलिज्म। हमने भी बात की कि 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई। तो जो भारत में जो आरंभिक जो उदारवादी या कांग्रेस के राष्ट्रवादी लीडर थे, जिन्हें हम उदारवादी विद्वान कहते हैं, उनका कार्यकाल हम 1885 से लेकर 1905 तक मानते हैं। और राष्ट्रवादियों का क्या मानना था? उनका मानना था कि ठीक है, भारत में जो है ब्रिटिश शासन रहना चाहिए, लेकिन वो प्रशासन में सुधार चाहते थे। वो चाहते थे कि प्रशासन में भारतीयों की भूमिका भी हो, ठीक है। और इसके लिए उन्होंने कभी भी स्वतंत्रता की मांग नहीं की। जो आरंभ के राष्ट्रवादी कांग्रेसी थे, उन्होंने कभी भी बात नहीं की। जैसे हमने बात की, गोखले हैं, दादा भाई नौरोजी हैं, रानडे हैं, फिरोज शाह मेहता हैं, जसविंद्रनाथ बैनर्जी हैं, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय हैं। इन सभी ने कभी भी भारतीय स्वतंत्रता के आरंभ के जो उदारवादी थे, उन्होंने भारतीय स्वतंत्रता के लिए मांग नहीं की, ठीक है। इनका मानना था कि जो ब्रिटिशर हैं वह हमारी मांगे कैसे मांगेंगे, वो संवैधानिक साधनों में विश्वास करते थे। वो उनको अर्जी पत्र दे आए, ठीक है, एप्लीकेशंस दे आए, प्रतिनिधि मंडल उनको मिलाया, इस तरह से वो अपनी मांगे मनवाने में उनका मानना था। लेकिन वो साथ ही साथ ये भी मानते थे कि भारत की आर्थिक बर्बादी के लिए या दुर्दशा के लिए, जैसा कि दादा भाई नौरोजी ने दोहन का सिद्धांत दिया, भारत की अर्थव्यवस्था के साधनों का जबरदस्ती दोहन ब्रिटिशर द्वारा किया जाता है, दोहन का सिद्धांत दिया, तो उनके लिए वो ब्रिटिशर को जिम्मेवार मानते थे। इसी श्रेणी में हम बात करें कि अरविंद घोष आए फिर, है ना, जो उत्तरवादी राष्ट्रवादी हैं, उन्हें हम उग्र राष्ट्रवादी भी कहते हैं, जिसमें 3 प्रमुख नाम आते हैं जिनको हम तिकड़ी बोलते हैं, ठीक है। तो उनको हम शॉर्ट में बोलते हैं लाल बाल पाल, लाला लाजपत राय, बिपिन चंद्र पाल, ठीक है, और बाल गंगाधर तिलक। लाला लाजपत राय कहाँ से थे? पंजाब से, उन्हें शेर पंजाब बोला जाता है। बिपिन चंद्र पाल कहाँ से के थे? बंगाल से। और बाल गंगाधर तिलक कहाँ से थे? महाराष्ट्र से। इन तीनों के नाम पर लाल बाल पाल की एक तिकड़ी जो थी, उन्हें उनकी अगुवाई में जो विचारधारा आई, जिसका उदय हुआ, उसे उग्र राष्ट्रवादी विचारधारा के नाम से जाना जाता है। इन्होंने स्वराज्य की बात की, राष्ट्रवाद की बात की, स्वतंत्रता की बात की, ठीक है। तो जो अपने बाल गंगाधर तिलक थे, उनका क्या मानना था कि स्वराज्य मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा। लाला लाजपत राय ने अपनी शहादत दी अंग्रेजों के विरुद्ध लड़ते हुए, उन्हीं से प्रेरणा ली सरदार भगत सिंह ने, शहीद भगत सिंह ने। तो इन्होंने 1905 से लेकर जो भारतीय चिंतन है उसकी अगुवाई की 1919-20 तक, जब तक महात्मा गांधी का भारतीय राजनीति में उनके कदम नहीं पड़े थे, तब तक इन तीनों विद्वानों ने की। उन्होंने स्वराज्य का विचार दिया, स्वदेशी का विचार दिया, राष्ट्रीय शिक्षा का विचार दिया। इनका जो चिंतन था वह राष्ट्रवाद पर आधारित था। स्वतंत्रता का विचार दिया कि सभी को स्वतंत्रता होनी चाहिए, समानता होनी चाहिए, ठीक है। इस तरह से उन्होंने राष्ट्रीय चिंतन का बात की, है ना। तो उग्र राष्ट्रवादियों ने पूरी तरह से बहिष्कार और सत्याग्रह जैसे तरीकों की पैरवी की, ठीक है। तो स्वदेशी का आह्वान किया। इन विचारों को हम पूरा का पूरा पढ़ेंगे। और ब्रिटिश शासन का उन्होंने विरोध किया, विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार किया, बॉयकॉट की थ्योरी इन्होंने दी, है ना। तो फिर उसके बाद हम बात करेंगे 1920 में से लेकर 1947 तक का जो आज़ादी का काल था, उसमें महात्मा गांधी का जो था एक बहुत ज़्यादा प्रभाव रहा। कांग्रेस को उन्होंने अगुवाई दी, राष्ट्रीय आंदोलन को उन्होंने जन आंदोलन बनाने में एक जो था एक बहुत बड़ा योगदान दिया महात्मा गांधी ने।
मोहनदास करमचंद गांधी ने। ठीक है, तो 1920 में उन्होंने सबसे पहले आंदोलन शुरू किया, असहयोग आंदोलन, जो 1922 तक चला। चोराचारी की घटना के कारण उसे वापस ले लिया। उनके जो समग्र चिंतन का आधार था वह क्या था? वह था अहिंसा और सत्याग्रह। और उनका मानना था कि पवित्र उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए पवित्र साधनों का ही प्रयोग किया जाना चाहिए, और भारत की जो आज़ादी है, स्वतंत्रता है, वह एक पवित्र उद्देश्य है, और उस पवित्र उद्देश्य की प्राप्ति के लिए अहिंसा और सत्याग्रह से बड़ा कोई साधन नहीं हो सकता। और इसी कारण जब 1922 में असहयोग आंदोलन अपने चरम पर था, लोगों को लग रहा था कि महात्मा गांधी राष्ट्रीय आंदोलन की, उनका राष्ट्रवाद जो है भारत को स्वतंत्रता दिला देगा। उस समय एक संयुक्त प्रांत में 1922 में चोराचारी की घटना हुई, और उसमें कुछ सिपाहियों को आंदोलनकारियों ने जिंदा जला दिया, जिसके कारण फलस्वरूप महात्मा गांधी ने अपना वह आंदोलन वापस ले लिया, और जिसके कारण एक अलग से जो 1920 का जो दशक था, उसमें एक नई पीढ़ी का, एक नए चिंतन का जो है उदय हुआ। उसे हम बोलते हैं समाजवाद। तो असहयोग आंदोलन के बाद समाजवादी विचार का तेजी से प्रसार हुआ, और बहुत से समाजवादी और साम्यवादी समूह उभर कर सामने आए। ठीक है, इनमें जो समाजवाद था उसको हम आगे बांट सकते हैं क्रांतिकारी समाजवाद, फिर हम बात कर सकते हैं मार्क्सवादी समाजवाद की और कांग्रेसी समाजवाद की। तो समाजवाद एक ऐसी व्यवस्था है जो चाहती है कि व्यक्ति का व्यक्ति द्वारा शोषण ना हो, आर्थिक समानता हो समाज में। इस तरह की एक व्यवस्था है। 1923 में सर्वप्रथम हम बात करते हैं कि जो मुंबई से ऐसे डांगे थे, उन्होंने द सोशलिस्ट साप्ताहिक एक आरंभ किया, एक पत्र न्यूज़पेपर जो वीकली था वह आरंभ किया। ठीक है, और उसी समय में के दौरान जो मैंने पहले भी बात की, एक क्रांतिकारी समाजवादी जो राष्ट्रवादी एक विचारक थे एम.एन. रॉय, उन्होंने ताशकंद में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना की। ठीक है, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया के संस्थापक में से एक हैं एम.एन. रॉय, और यहाँ से कम्युनिस्ट विचारधारा का आरंभ हुआ। और क्योंकि 1922 में अगर हम बात करें, जब महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन का को वापस लिया, तो शहीद आजम जो भगत सिंह हैं उनका जन्म 1907 में हुआ। ठीक है, तो उस समय बचपन में भी जब थे तो उनमें क्रांतिकारी एक स्वभाव था भगत सिंह का, और वो कह रहे कि बचपन में भी महात्मा गांधी के असहयोग आंदोलन में उन्होंने भाग लिया था। लेकिन जब एकाएक असहयोग आंदोलन वापस ले लिया गया तो भगत सिंह के जो था मन पर गहरा प्रभाव पड़ा, और उनका जो विचार है, समग्र विचार है, क्रांतिकारी समाजवादी विचारधारा पर आधारित है। इसलिए उन्होंने जो अपनी पार्टी की स्थापना की, उसका नाम रखा हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन। और इसी के चलते शहीद आजम भगत सिंह ने बटुकेश्वर दत्त के साथ मिलकर, जो भारत की उस समय की ब्रिटिश की सेंट्रल असेंबली थी, यहाँ पब्लिक सेफ्टी बिल रखा जाना था, व्यापार विवाद विधेयक रखा जाना था, उस अपना विरोध प्रकट करने के लिए असेंबली के में उन्होंने बम फेंका बटुकेश्वर दत्त के साथ मिलकर। तो एक क्रांतिकारी जो व्यवस्था थी, उनका मानना था कि जो साम्राज्यवाद है, ठीक है, उन्होंने उसका विरोध किया। वह पूंजीवाद का समर्थक है, अंग्रेजों को उन्होंने पूंजीवादी माना। उनका मानना था कि जो साम्राज्यवाद है वह भारतीयों का शोषण कर रहा है, चाहे आर्थिक रूप में या किसी भी रूप में। इसलिए उन्होंने असेंबली में बम फेंककर अपने विरोध का एक प्रदर्शन किया। उनका कोई उद्देश्य किसी प्रकार की हिंसा करना नहीं था, ना ही इस बम के कारण किसी की हत्या की उन्होंने, लेकिन उनका एक मेथड था कि हमें हिंसा द्वारा क्रांति कर हमें भारत की आज़ादी लेनी होगी। और उसके बाद हम बात करते हैं मार्क्सवादी समाजवाद की। जो मार्क्सवादी समाजवाद था वह पूरी तरह से कार्ल मार्क्स के विचारों से प्रभावित था। उनका मानना था कि जो साम्राज्यवादी शक्तियां हैं वो भारत के कच्चे माल को लूट रही हैं, और उपनिवेशवाद द्वारा भारत की जनता का, श्रमिक वर्ग का, किसानों का शोषण हो रहा है। इसलिए
उन्होंने भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की जो है 1923 में स्थापना हुई और किसान वर्ग को, श्रमिक वर्ग को भारत में क्रांति के लिए उन्होंने आह्वान किया। ब्रिटिशर के अगेंस्ट इकट्ठे होकर भारत की आज़ादी के लिए उन्होंने बात की। फिर हम बात करेंगे कांग्रेसी समाजवाद की। जो समाजवाद का तीसरा रूप है, आप सबको पता है कि 1917 में रूस में क्रांति हुई और समाजवादी शासन की व्यवस्था हुई। लेनिन की अगुवाई में ऐसी एक क्रांति हुई थी। तो 1920 के दशक में भारतीय जो युवा था उनके मन पर ऐसा जो था प्रभाव पैना स्वाभाविक था। उनका कांग्रेस के साधनों से मोह भंग हो चुका था, लेकिन रूसी क्रांति का मन पर उनके प्रभाव था, जिसके कारण कांग्रेस में ही एक जो कांग्रेस की जो विचारधारा थे अहिंसक तरीकों से महात्मा गांधी के, जिनका मोह भंग हो चुका था, उनमें एक समाजवादी विचारधारा के लोग उभर कर आए। 1934 में कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना हुई, जिसमें आचार्य नरेंद्र देव तथा जयप्रकाश नारायण प्रमुख थे जिन्होंने इसकी स्थापना की। और दोनों ने ही कृषकों के पक्ष में बात की। कृषि अर्थव्यवस्था और भूमि के व्यापक पुनर्गठन के वे पक्षधर थे। जेपी नारायण ने 1975 में कांग्रेस द्वारा जब इमरजेंसी लगाई गई, तब संपूर्ण क्रांति का जो था एक स्लोगन दिया गया, संपूर्ण क्रांति का आह्वान किया गया। और उस इमरजेंसी के दौरान उन्होंने जो भारत को लीड किया जेपी ने, वो जेपी मूवमेंट के नाम से जानी जाती है। इसी कारण स्वतंत्रता के पश्चात भी जयप्रकाश नारायण का जो समाजवाद है उसको कोई भूल नहीं सकता है ना। तो 1977 में फर्स्ट टाइम भारत में एक गैर कांग्रेसी सरकार का जनता पार्टी की अगुवाई में उसका जो है गठन हुआ। इसी समूह में अन्य नेता थे। राम मनोहर लोहिया ने समाजवादी विचारधारा में गांधी जी के विचारों को अधिक महत्व दिया और उनके विचारों को समावेश किया। इस प्रकार से हम इन सब के विचारों का भी पूर्ण रूप से अध्ययन करेंगे आगे के चैप्टर्स में। फिर हम बात करते हैं सर्वोदय और अराजकतावाद की। तो हमने बात की कि 1920 से लेकर 1947 तक का जो समय था, भारतीय राजनीति और स्वतंत्रता आंदोलन में महात्मा गांधी के काल से वह जाना जाता है। तो सर्वोदय का स्थान का अर्थ है सबका उदय। तो अराजकतावाद का क्या अर्थ है? तो महात्मा गांधी अहिंसा के समर्थक थे। उन्होंने माना कि जो आधुनिक राज्य है वह एक पुलिस राज्य है, जिसका उद्देश्य क्या है? हिंसा का प्रयोग कर जो शासित वर्ग है, जो लोग हैं, जनता है, उन पर अपना नियंत्रण रखना। क्योंकि गांधी जी अहिंसा के समर्थक थे, इसलिए वो हिंसा पर आधारित पुलिस राज को समाप्त कर अराजकतावाद की बात करते हैं, एक अहिंसा पर आधारित राम राज्य की बात करते हैं। उन्होंने इस तरह का सिद्धांत दिया जिसमें सबका उदय हो, सबका कल्याण हो। उन्होंने भूदान की बात की, सत्याग्रह की बात की, राम राज्य की बात की। राम राज्य अहिंसा पर आधारित राज्य होगा, और जब तक अहिंसा पर आधारित राज्य की स्थापना नहीं हो जाती तब तक महात्मा गांधी ने, राम राज्य की स्थापना नहीं हो जाती तब तक महात्मा गांधी ने बात की कि राज्य को सीमित कार्य दिए जाने चाहिए, राज्य को वही कार्य दिए जाने चाहिए जो मनुष्य व्यक्ति खुद नहीं कर सकता। इस तरह से उन्होंने अराजकतावाद के सिद्धांत की बात की। उसके बाद हम विनोबा भावे की बात करेंगे। उन्होंने सर्वोदय विचारधारा की बात की, गांधी से प्रभावित होकर स्वतंत्रता की बात की, लोक नीति एवं राजनीति के बीच का जो भेद था उसके बारे में बात की। फिर जयप्रकाश नारायण भी जो गांधीवादी सर्वोदय नीति के जो राजनीति का विचार था उसको आगे बढ़ाया। तो हम जो भारतीय चिंतक थे अभी, जिनका हमने थोड़ा थोड़ा यहाँ नाम लिया, वर्णन किया, उनकी एक झलक देखी, उनके विचारों का विषय क्या है हमने उसकी बात की कि आरंभ में जो भारतीय चिंतक थे उनका जो राजनीतिक विषय का दृष्टिकोण था, विषय वस्तु था, वह था सामाजिक सुधार, धार्मिक पुनरुत्थान। फिर उसके बाद उदारवादी चिंतक आए, फिर राष्ट्रवादी चिंतक आए, फिर गांधीवादी चिंतक आए, समाजवादी चिंतक आए। समाजवादी चिंतकों में क्रांतिकारी समाजवादी आए, है ना। फिर हमने बात की कांग्रेसी समाजवादियों की बात की, फिर मार्क्सवादी समाजवादियों की बात की, फिर हम महात्मा गांधी के अराजकतावाद की बात करेंगे। तो जो उनके समर्थक थे, भिन्न भिन्न जो दृष्टिकोण है भारतीय राजनीतिक चिंतन के, आज हमने उनका यहाँ व्यापक एक चित्र आपके समग्र सामने पेश किया। तो मैं आशा करता हूं कि आप लोग आज इस यूनिट को अच्छे से पढ़ेंगे, ताकि आप लोगों के सामने जो आज मैंने जो यहाँ
आपको इस वीडियो के माध्यम से प्रस्तुतिकरण किया है, आप लोगों के वो माइंड में हमेशा से छप जाएगा और आगे भी जो आपकी जो अध्ययन है उसमें निरंतर सहायक रहेगा। आज के लिए इतना ही। आशा करता हूं कि आप अपने घर पर सुरक्षित रहेंगे और अपनी पढ़ाई को निरंतर जारी रखेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। बहुत जल्दी हम फिर मिलेंगे। धन्यवाद।